नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ान आईएएस अकादमी ने एक नए इनिशिएटिव के तहत आप सभी को करंट अफेयर को प्रश्नोत्तर के माध्यम से देने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हम उन प्रश्नों का आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मूल्यांकन भी करते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत भी हम ऐसे ही कुछ तथ्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी को पुनः एक बार सूचित कर दें कि उड़ान आईएएस अकादमी द्वारा आपकी पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखने के लिए 16 मई से एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत आपको कुल 72 टेस्ट की एक श्रृंखला प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला का पहला प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के 3 शासकीय जिला अस्पतालों को भारत सरकार द्वारा उत्कृष्टता स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, 3 जो छत्तीसगढ़ के जिला अस्पताल है उनको भारत सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। ये जिला अस्पताल कौन कौन से हैं? ठीक, आपको पता होगा कि वर्तमान कोरोना संक्रमण काल में सभी जिला अस्पताल जो है वो अपनी उत्कृष्टतम सेवा देने का प्रयास कर रही हैं। तो इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने कुछ ऐसे अस्पतालों का चयन किया गया है, ऐसे अस्पतालों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है जिन्होंने इस संक्रमण काल में सर्वाधिक बेहतरीन काम किया है, सर्वश्रेष्ठ काम किया है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में है बीजापुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, कोरिया, नारायणपुर या कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा, या बीजापुर, महासमुंद, कवर्धा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आधिकारिक वेबसाइट से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर 28 मई 2021 की प्रविष्टि तिथि है। क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ के 3 शासकीय जिला अस्पतालों को उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रमाण पत्र किसको किसको मिला? तो बीजापुर अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एवं नारायणपुर व कवर्धा जिला अस्पताल को लक्ष्य सर्टिफिकेशन जो है वो हाल ही में प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक, तो कौन कौन है? एक है आपका बीजापुर, दूसरा है कवर्धा, ठीक है, या कबीरधाम, और तीसरा है आपका नारायणपुर। ठीक, तो आप चलते हैं ऑप्शन में। आप देख पा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा, ठीक, ये है। तो यही क्या है? आपका आंसर है। इन 3 जिला अस्पतालों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। क्यों दिया गया है? कोविड संक्रमण काल में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के अंतर्गत आगामी खरीफ फसल की तैयारियों के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में कितनी राशि पहली किस्त के रूप में कृषकों के खातों में ऑनलाइन अंतरित की जाएगी? ठीक है, पहली किस्त के रूप में कितनी राशि दी जानी है? ठीक है, आपको बता दें कि ये 21 मई को दी भी जा चुकी है। ठीक है, यहां पर प्रश्न अंतरित की गई है। ठीक, 21 मई को हस्तांतरित किया गया है ये पैसा। ठीक, तो जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किसानों को खरीफ की तैयारियों के लिए 1500 करोड़ रुपए की सौगात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त किसानों के खाते में अंतरित की है। ठीक, देखिए, ये जो योजना है इसके द्वारा, जब आपको पता होगा कि 21 मई 2020 को ये जो योजना है ये प्रारंभ हुई थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, वर्तमान खरीफ वर्ष के लिए, ठीक है, यानी आगामी जो खरीफ वर्ष है इसके लिए कुल 22 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है। ठीक है, 22 लाख किसान जो है उनका पंजीयन किया गया है और इनके खातों में पहुंचाने जाने वाली कुल राशि कितनी होगी? 5,597 करोड़ रुपए, 5597 करोड़ रुपए जो है ये किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी, और ये पहुंचाई जाएगी 4 किस्तों में। तो पहली किस्त जो है वो 21 मई को हस्तांतरित की गई है, कितनी? 1500 करोड़ रुपए की। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि 21 मई के दिन गोधन न्याय योजना के जो
पशुपालक हैं या गोबर विक्रेता हैं उनको भी पैसा अंतरित किया गया है। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे गोधन न्याय योजना के तहत गौ पालकों को 7.17 करोड़ रुपए जारी किया गया है। कब से कब तक की अवधि के लिए, तो ये भी याद रखिएगा 15 मार्च से लेकर 15 मई तक जिन गोबर विक्रेताओं ने अपना, ठीक है, अपने गैयों का गोबर जो बेचा था गौठानों में, ठीक, उसके एवज में दिया गया है कितना, 7,17,00,000 रुपए। ठीक, तो आपको प्रश्न में किसको पूछा है, ये 1500 करोड़ को। ठीक है, पहली किस्त के रूप में कितना दिया गया, 1500 करोड़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, 1500 करोड़ पहली किस्त। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, गोबर विक्रेताओं को गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक कितने रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, अब तक बोल रहे हैं, यानी कि ये तब की बात कर रहे हैं जब से ये योजना प्रारंभ हुई है। कब प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ हुआ, 20 जुलाई 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस दिन एक त्योहार था, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार, किस नाम से जानते हैं हम, हरेली। हरेली त्योहार के दिन से गोधन न्याय योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। ठीक, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है जो गोबर विक्रेता हैं, ठीक है, यही बोला जाए जो पशुपालक हैं, उनसे गोबर की खरीदी करना और उनकी आय में वृद्धि करना। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इस गोधन न्याय योजना का लक्ष्य है। ठीक, साथ ही आप देखेंगे कि इस गोबर को क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और इस वर्मी कंपोस्ट को बेचा जा रहा है गौठानों के माध्यम से। ठीक, तो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, ये भी तो खाद है। ठीक, तो रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करके वर्मी कंपोस्ट को प्रयोग करना। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, जैविक खाद है, तो जैविक खेती की ओर राज्य को लेकर जाना, यह भी गोधन न्याय योजना का एक लक्ष्य मान सकते हैं आप। ठीक, तो आपको पूछ रहा है प्रश्न में कि 20 जुलाई 2020 से लेकर अभी तक कितनी राशि जो है किसानों के खातों में या जो गौपालक है उनके खातों में पहुंचाई जा चुकी है। तो आइए देखते हैं इसको। यहां पर आप देख पा रहे हैं 21 मई 2021 प्रविष्टि तिथि है और यहां पर जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो क्या है कि गोबर विक्रेताओं को गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक 95.31 करोड़, ठीक है, यानी कि 95.31 करोड़ रुपए जो है वो प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 95.31 करोड़ रुपए। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु लागू की गई योजना कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़ दाई ददा योजना, छत्तीसगढ़ शिक्षा सहायता योजना, छत्तीसगढ़ ज्ञानदा योजना या छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। ठीक, आपको बता दें कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा भी इसी प्रकार का एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके अंतर्गत यदि किसी परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है और यदि वो बच्चा सीजी व्यापम या सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो संस्थान के द्वारा उसे निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा, उसकी तैयारी का अवसर उसे दिया जाएगा। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है ये क्या है। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कब की प्रविष्टि तिथि, 27 मई 2021 की प्रविष्टि तिथि। ठीक, क्या वो लिखा है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021। कोविड संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा सरकार का सहारा। ठीक, देखिए लिखा है इसमें कि कोरोना काल में कोविड संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे बच्चों के भविष्य के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोरोना संक्रमित माता या पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ हुए बच्चों की पूरी स्कूली शिक्षा का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की यह पहल बेसहारा बच्चों के लिए काफी लाभदायक और भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। ठीक, देखिए यहां पर जो मेन आपका काम का चीज है वो कहां है, यहां है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता
दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो तथा उनके परिवार में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो, उनके बच्चों को स्कूली शिक्षा निःशुल्क मिलेगी। अनाथ हुए ऐसे बच्चों जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए आयु संबंधी पात्रता रखते हो, उनको कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, ऐसे पात्र स्कूलों में प्रवेशित बच्चों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी मिलेगी। कक्षा 1 से 8वीं तक प्रतिमाह 500 रुपया तथा 9वीं से 12वीं तक 1000 रुपए की छात्रवृत्ति शासन के द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक, तो योजना का नाम क्या है, चलिए इसे समझते हैं एक बार और कि ये जो योजना है इसका नाम क्या है। नाम तो आपको पता चल गया, क्या नाम है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, कोविड संक्रमण में यदि किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई और उस परिवार के बच्चों के ऊपर यदि भरण पोषण की समस्या आ गई है तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा उन बच्चों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान जो है इस योजना के द्वारा किया गया है। ठीक, इसमें छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, प्रति माह, है ना। छात्रवृत्ति क्या है, प्रति माह है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक यदि बच्चा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा में है और दूसरा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी। तो 1 से 8वीं तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रति माह 500 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा छात्रवृत्ति के रूप में। वहीं 9वीं से 12वीं की पढ़ाई कर रहे बच्चों को 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए जो है वो प्रति माह दिया जाएगा छात्रवृत्ति के रूप में। ठीक, तो ये है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, CMI द्वारा 24 मई 2021 को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर कितनी दर्ज की गई है। ऑप्शन है आपके पास 3%, 3.5%, 4% या 2.5%। तो इसको भी देखते हैं। चलिए यहां पर लिखा है, प्रविष्टि तिथि 26 मई 2021 की, लिखा क्या है, कोरोना की चुनौतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 3%, राष्ट्रीय औसत दर 10.8% से बहुत कम। ठीक, तो यहां पर राष्ट्रीय दर भी बताया है आपको और छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर भी बताया है। तो यहां से आपका आंसर आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, कितना है, 3%। यहीं पर अगर राष्ट्रीय बेरोजगारी की बात करता तो कितना है, 10.8%। क्लियर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, CG टीका वेब पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया। ऑप्शन है आपके पास 11 मई 2021, 12 मई 2021, 13 मई 2021 या 15 मई 2021। ठीक, कल की वीडियो में मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने आपको बोला था कि टीकाकरण का दूसरा चरण चल रहा है करके, है ना, जबकि दूसरा नहीं, ये तीसरा चरण है। ठीक है, ये तीसरा चरण है टीकाकरण का। पहला चरण जो है ये 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद मार्च में दूसरा चरण प्रारंभ हुआ और तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है मई में। ठीक, तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ है, मई में, 1 मई से। ठीक, 16 जनवरी वाला जो चरण था, पहला चरण, इसके अंतर्गत फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया था। इसको याद रखिएगा, फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है ना, इनको सबसे पहले टीकाकृत किया गया था। ठीक है, इनको सबसे पहले टीका लगाया गया था। दूसरा जो मार्च में टीकाकरण प्रारंभ हुआ था, इसके अंतर्गत जो 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग हैं उनको टीकाकरण किया गया था। उसके बाद फिर जो तीसरा चरण चल रहा है अभी वर्तमान में, उसमें 18 से लेकर के 45 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको टीकाकरण किया जा रहा है, उनको टीका लगाया जा रहा है। ठीक, तो जब ये चरण प्रारंभ हुआ, कौन सा चरण, ये जो तीसरा चरण है, ये जब प्रारंभ हुआ तो इस समय एक वेब पोर्टल का निर्माण किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा जो यहाँ के निवासी हैं वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो वेब पोर्टल है ये
प्रारंभ कब किया गया था, शुभारंभ कब हुआ? तो आइए देखते हैं इसको। यहां पर आप देख पा रहे हैं 12 मई 2021 की ये प्रविष्टि तिथि है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सीजीटी का वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने वालों को स्थान और समय की मिलेगी सही जानकारी। टीका लगवाने के लिए अब नहीं लगेंगी लंबी लाइनें। गरीब, निराश्रित, अंत्योदय सहित ऐसे लोगों के पास जिनके पास मोबाइल नहीं है उनका भी हो सकेगा पंजीयन। ठीक, जब आप सीजीटी का पोर्टल खोलेंगे तो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। ठीक, तो यहां से क्या पता चला हमको कि ये जो वेब पोर्टल है सीजीटी का वेब पोर्टल, ये कब प्रारंभ हुआ? 12 मई 2021 को। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 मई 2021 को सीजीटी का वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शासकीय क्षेत्र का 11वां वायरोलॉजी लैब कहां प्रारंभ किया गया? ठीक, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे यहां 9 वायरोलॉजी लैब जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। ठीक, एक है आपका एम्स में, 6 जो हैं ये जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, शासकीय मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर। ठीक, इसके अलावा 3 जो हैं वो नए जो मेडिकल हैं, ठीक है, नए मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि कांकेर और महासमुंद। ठीक है, कांकेर और महासमुंद में ये वायरोलॉजी लैब बनाया जा चुका है। ठीक, एक कौन सा बच गया था? कोरबा। ठीक, कोरबा में भी ये प्रारंभ किया जा चुका है। ठीक, इसके अलावा एक और स्थापित किया गया है आपका बैकुंठपुर में। कहां? बैकुंठपुर में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये एम्स का 6 मेडिकल कॉलेज, 3 नए मेडिकल कॉलेज और बैकुंठपुर, टोटल कितने हो जाते हैं? 6 4 10 और 1 11। ठीक, तो अगर आपको अभी प्रश्न आए कि छत्तीसगढ़ में शासकीय क्षेत्र के वायरोलॉजी लैब की संख्या कितनी है, तो कितनी हो गई है? 11 हो गई है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। अब संख्या क्या है उसकी? 11 हो गई है। ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि 11वें नंबर का जो वायरोलॉजी लैब है वो कहां प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कि कहां प्रारंभ किया गया इसको। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है क्या? रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब का किया लोकार्पण। ठीक, छत्तीसगढ़ में शासकीय क्षेत्र का 10वां वायरोलॉजी लैब है। ठीक, बैकुंठपुर वाला जो है वो 10वें नंबर का है। सरगुजा संभाग में अंबिकापुर के बाद अब बैकुंठपुर में भी आरटीपीसीआर की जांच सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक, अगला देखेंगे इसी में क्या लिखा है? कोरबा में खुला प्रदेश का 11वां वायरोलॉजी लैब। ठीक, श्री टी.एस. सिंहदेव ने किया वर्चुअल लोकार्पण। तो 11वां आपको पूछा है प्रश्न में, है कि नहीं? 11वां आपको पूछ रहा, तो 11वां कहां है? कोरबा में है। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहां कहां पर है ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 15 मई 2021, 27 मई 2021, 13 मई 2021 या 16 मई 2021। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कब की प्रविष्टि तिथि? 27 मई 2021 को, और इसी दिन प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 27 मई 2021 को प्रारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021। एकदम अच्छे से याद रखेंगे इसको। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल कितनी राशि आदान सहायता के रूप में देने का प्रावधान किया गया है? ठीक, मैंने आपको कुछ स्लाइड पहले ही बताया था कि कुल राशि कितनी होगी? 5,597 करोड़ रुपए, जो कि 4 किस्तों में दी जाएगी, जिसमें 21 मई को 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है ये किसानों के खाते में अंतरित कर दी गई है। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? 5,597 करोड़ रुपए। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति श्री एल नरसिम्हन, न्यायमूर्ति श्री सुयोग मल्होत्रा, न्यायमूर्ति श्री रंजन त्रिपाठी। ठीक, इसको भी जानते हैं कि किसको नियुक्त किया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्र 1 जून से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद कर्तव्य निभाएंगे। ठीक, तो अगले हमारे जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो कौन होंगे? श्री प्रशांत कुमार मिश्र। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्र। ठीक, तो चलिए आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रशांत कुमार मिश्र जी जब पद पर बैठेंगे तो ये किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे? किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ प्रश्न। तो राष्ट्रीय समसामयिकी का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के किस विध्वंसक जहाज को 41 गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद हाल ही में विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कार्य मुक्त कर दिया गया? ठीक है, भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण जहाज है कौन? INS राजपूत। इसको हाल ही में कार्य मुक्त कर दिया गया है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए ये देखिए, INS राजपूत कार्य मुक्त। क्या लिखा है कि भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 21 मई 2021 को 41 गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड से कार्य मुक्त कर दिया गया है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? INS राजपूत को कार्य मुक्त किया गया है हाल ही में। कब किया गया? 21 मई को। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास चिनाब नदी पर, श्योक नदी पर, कोसी नदी पर या गोदावरी नदी पर। तो इसको जानते हैं। यहां पर देखिए प्रविष्टि दी थी 5 अप्रैल 2021 की। क्या लिखा है? पीएम ने चिनाब नदी पुल पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्क निर्माण पूर्ण होने पर प्रशंसा की। ठीक है, पुल पूर्ण नहीं हुआ है, केवल उसका आर्क पूरा हुआ है। ठीक, तो ये यहां से एक फैक्ट तो हमको मिलता है कि ये जो है रेलवे पुल, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक, इसी में देखेंगे आगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का आर्क निर्माण पूरा करने की सराहना की है। ठीक, तो कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कौन से राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में है। ठीक, 2 फैक्ट यहां से निकल के आए, जम्मू और कश्मीर और दूसरा चिनाब नदी। ठीक, तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ताउते चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास म्यांमार, नेपाल, ओमान या सऊदी अरब। तो आपको बता दें कि ताउते चक्रवात जो है हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं कि ये जो ताउते चक्रवात है इसका उद्गम अरब सागर में हुआ है। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये भारत का मैप है। ठीक, ये इधर पाकिस्तान है, ये भारत की स्थलीय सीमा यहां से प्रारंभ होती है, ये ऐसा है। ठीक, यहां पर इसका उद्गम हुआ है ना, यहां पर इसका उद्गम हुआ है और ये ऐसे केरल से होते हुए ऊपर ऐसे गया है। ठीक, आपने हाल फिलहाल में सुना भी होगा इसके बारे में बहुत ज्यादा। ठीक, ताउते जो शब्द है, ठीक है, ताउते जो शब्द है ये बेसिकली एक बर्मी भाषा का शब्द है। ठीक, बर्मी भाषा कहां बोली जाती है? म्यांमार में बोली जाती है। ठीक, बर्मा आपने सुना होगा। ठीक, म्यांमार को ही क्या बोलते हैं? बर्मा। तो बर्मी भाषा का एक शब्द है ताउते, इसका अर्थ होता है शोर करने वाली छिपकली। शोर करने वाली छिपकली। और यह नामकरण किया गया है कौन से देश के द्वारा? म्यांमार के द्वारा।
ठीक, यहां पर देख पा रहे हैं नामकरण किसने किया, म्यांमार ने किया है। प्रभावित राज्य कौन कौन, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, यहां से उठ के ऊपर गया है ये, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार ने नाम दिया है ताउते। चलिए अगला प्रश्न है, पुथांडु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। ठीक, तो आपको बता दें कि जब भारत में नव वर्ष मनाया जाता है, जो हिंदू नव वर्ष होता है, चैत्र माह में प्रारंभ होता है जो, ठीक, तो उस समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से अपनी संस्कृति के अनुसार से नव वर्ष मनाने की परंपरा है। तो इसी के अंतर्गत आता है एक पर्व जिसका नाम क्या है, पुथांडु पर्व। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपको बताते हैं कि केरल में विशु के नाम से यह पर्व मनाया जाता है। ठीक, वहीं पुथांडु पर्व मनाया जाता है तमिलनाडु में। महाविशुबा पना संक्रांति ये ओडिशा में मनाया जाता है और पोयला बोईसाख ये मनाया जाता है बंगाल में। ठीक है, इस रूप में नव वर्ष मनाया जाता है। ठीक, तो आपको प्रश्न में किसको पूछा है, पुथांडु को। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से आंसर आपका तमिलनाडु, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, यास तूफान से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन कौन सा है। ठीक, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 26 मई को ये जो यास तूफान है ये भारतीय सीमा से टकराई है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल और ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु या केरल, महाराष्ट्र। तो इसके बारे में जानते हैं कि यास तूफान जो है इसका नामकरण किया गया है ओमान के द्वारा। ठीक है, ओमान एक देश है, इसके द्वारा इसका नामकरण किया गया है। इसका उद्गम हुआ है, यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये बंगाल है, ये ओडिशा है ना, आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटक, फिर नीचे तमिलनाडु, यहां पर अंडमान है। ठीक, अंडमान के उत्तरी हिस्से में ये जो चक्रवात है ये प्रारंभ हुआ है। ठीक, उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में इस यास तूफान का उद्गम हुआ है। ठीक, और इसका नामकरण किसके द्वारा, ओमान के द्वारा, मैंने आपको बताया। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ेगा, एक पड़ेगा बंगाल और दूसरा पड़ेगा ओडिशा। ठीक है, तो ये सर्वाधिक प्रभावित राज्य होंगे। कौन कौन से, एक होगा आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा होगा आपका ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल अभी बहुत ज्यादा वीडियो भी इसके आ रहे हैं, बहुत भयानक तूफान इसको माना जा रहा है। तो ये थे आज की समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुछ प्रश्न और उनसे संबंधित तथ्य। आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।